चल। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल इको गुरु। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बिजनेस फाइनेंस का टॉपिक, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेरी वेरी एसेंशियल टॉपिक। एक क्वेश्चन इस टॉपिक में से आता ही आता है आपके नेट एग्जाम में। तो आज हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को मैं आपकी 2 लेक्चर्स में कवर करूंगी। तो आज जो हम फर्स्ट लेक्चर है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्चुअली है क्या, इसके कौन कौन से सोर्सेज हैं, कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैं यहाँ आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो बेटे सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगी आपको। मैं जो फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है उसमें, कोई भी बिजनेस है उसमें 5M सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से 5M होते हैं वो? एक होती है आपकी मैनेजमेंट, एक होती है आपकी मैन पावर, एक होता है आपका मनी, या कह सकते हो जिसको फाइनेंस। ठीक है। और एक होता है आपका मैन मशीन। तो आपका मैन, मशीन, मनी और मैनेजमेंट, इनसे जब ये चारों चीजें मिल जाती हैं तो तब आपका क्या होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली रन होता है। इसमें सारे सोर्सेस के हैं, इफेक्टिव हैं। अगर मैन पावर नहीं होगी तो वर्क नहीं होगा, और वर्क नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगी, और प्रोडक्शन नहीं होगा तो सेल नहीं होगी, सेल नहीं होगी तो प्रॉफिट नहीं होगा। अब इस मैन पावर को चलाने के लिए क्या चाहिए? मनी। मशीन खरीदने के लिए क्या चाहिए? मनी। मैनेजमेंट को क्या चाहिए? मनी। उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर सब आते हैं, तो उसको भी क्या चाहिए? मनी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है यहाँ पे वो है आपका क्या? मनी। मनी कहो या फाइनेंस कहो, एक ही चीज है। तो फाइनेंस को अगर हम डिफाइन करें तो क्या कहेंगे? फाइनेंस इज एन असेंशियल एलिमेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर efficiently running the business organization and to generate the maximum output. Without finance, no organization can run successfully. बिना किसी फाइनेंस के, बिना मनी के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली रन नहीं हो सकता। फाइनेंस जो है बहुत ही असेंशियल एलिमेंट है, वेरी वेरी असेंशियल और इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो जैसे हमारी बॉडी के लिए ब्लड जरूरी है, अगर हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ना हो तो क्या हो जाते हैं? पैरालाइज्ड। ऐसे ही अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में मनी सर्कुलेशन ना हो तो वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, या आप कह सकते हैं पैरालाइज हो जाएगा, या तो उसे वाइंड अप करना पड़ेगा। उसको इतना लॉस हो जाएगा कि एक दिन कंपनी को क्या करना पड़ेगा? वाइंड अप करना पड़ेगा। तो कोई भी बिजनेस, छोटा हो, बड़ा हो, मीडियम लेवल का हो, हर एक को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए हमें? फाइनेंस। बिना फाइनेंस के हम अपना बिजनेस सेटअप नहीं कर सकते। बिना फाइनेंस के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली रन नहीं कर सकते। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइनेंस क्या है? एक बहुत ही असेंशियल एलिमेंट है। तो अब बात करते हैं फाइनेंस की सीधी। तो अब फाइनेंस क्यों जरूरी है? तो जो फाइनेंस बहुत असेंशियल है, तो इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। किसकी? मनी की। अब छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो तो सारी इन्वेस्टमेंट खुद से हो जाती है, लेकिन अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो तो क्या करना पड़ता है? रेज करने पड़ते हैं फंड्स। रेजिंग फंड्स फ्रॉम अदर
सोर्सेज। तो जब हम दूसरे सोर्सेज से फंड रेज करते हैं उसके बदले में हमें क्या देनी पड़ती है, पेड करनी पड़ती है कॉस्ट। ये जो कॉस्ट होती है ये क्या होता है, वो चार्ज होता है जो हम लोग पे करते हैं इंटरेस्ट की फॉर्म में या डिविडेंड की फॉर्म में, किसे, इन्वेस्टर को। कॉस्ट पेड बाय एंटरप्रेन्योर टू इन्वेस्टर in the form of interest और डिविडेंड। तो जो कॉस्ट पे की जाती है फॉर द इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टर्स एज अ रिवॉर्ड, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या आप कह सकते हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न expected by investors on their investments, this is known as cost of capital। हम उसको क्या बोलेंगे, cost of capital। अब हम बात करते हैं वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे हम लोग फंड रेज करते हैं, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्चुअली है क्या। तो कौन कौन से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, एक है आपके लॉन्ग टर्म सोर्सेज, और एक होते हैं आपके शॉर्ट टर्म सोर्सेज। लॉन्ग टर्म सोर्सेज में कौन कौन से आते हैं, वो सोर्सेज होते हैं जो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन से रिलेटेड होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं हमारे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, हमारे डिवेंचर्स, इक्विटी शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग। शॉर्ट टर्म सोर्सेज जो होते हैं, जो रिलेटेड होते हैं किससे, वर्किंग कैपिटल डिसीजन से, रिलेटेड होते हैं किससे, वर्किंग कैपिटल डिसीजन से। इसमें हमारे कौन से आते हैं, इसमें हमारे सारे शॉर्ट टर्म सोर्सेज आते हैं, जैसे हमारा बिल रिसीवेबल्स जिसको बीआर भी बोल देते हैं, कैश इन हैंड, वही हमारे जो हम लोग डेटर्स और जो हम एडवांसेस ले लेते हैं वो सारे सोर्सेज। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, तो यहां पर हम लोग शॉर्ट टर्म सोर्सेज को नहीं पढ़ते, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इनका कोई भी रोल नहीं है, इनका कोई भी रोल नहीं है। हम लोग किसको पढ़ेंगे, सिर्फ लॉन्ग टर्म सोर्सेज को। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए टॉपिक है, और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं हमारे, प्रेफरेंस शेयर्स,
हमारे डिवेंचर्स, हमारा इक्विटी शेयर और हमारे रिटेन्ड अर्निंग्स। हम यहीं से सोर्सेस, इन्हीं सोर्सेस से अपने फंड रेज करते हैं। इन्हीं सोर्सेस के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट की फॉर्म में, डिविडेंड की फॉर्म में क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। उस पेमेंट को, उस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिपेंड करती है किसके ऊपर, आपके रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर। आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, डिपेंड्स ऑन, पहला रिस्क के ऊपर, ठीक है, और दूसरा रिटर्न के ऊपर, रेट ऑफ रिटर्न। रिस्क के साथ हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पॉजिटिव रिलेशन होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का और रिस्क का आपस में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन। मतलब जितना ज्यादा रिस्क उतनी ज्यादा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जितना ज्यादा रिस्क होगा, रिस्क अगर हाई है तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी, हाई। अगर आपका रिस्क कम है तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कम होगी। जैसे अगर हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहां पे रिस्क ज्यादा है तो इन्वेस्टर जो होगा वो अपना इंटरेस्ट रेट या डिविडेंड रेट क्या रखेगा, हाई रखेगा, क्योंकि वहां पर उसको रिस्क भी ज्यादा है। और अगर मान लीजिए कोई बंदा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाता है तो वहां पर रिस्क फैक्टर क्या है, 0, तो वहां पर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी क्या होगा, कम होगा। आपको रिटर्न भी क्या मिलेगी, कम मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं रेट ऑफ रिटर्न की। तो रेट ऑफ रिटर्न के साथ क्या होता है कि जितना जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो डिपेंड करती है रेट ऑफ रिटर्न पे। अगर आपकी रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी क्या होगा, कम होगा। और अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न कम है तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो रिस्क के साथ इसका पॉजिटिव रिलेशन है और रेट ऑफ रिटर्न के साथ इसका नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो अब हम बात करते हैं सीधा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल एग्जैक्टली है क्या। कॉस्ट ऑफ कैपिटल is the yardstick cost of capital is a yardstick is provides a yardstick to measure the worth of a particular project, or it provides a base to accept or reject a project. तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, एक तो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होती है जो इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट के बदले आपकी फर्म से चाहते हैं, और एक आप कह सकते हो कि एक यार्ड स्टिक है जो मेजर करती है कि कोई प्रोजेक्ट, किसकी जो प्रोजेक्ट है कोई, उसकी वर्थ कितनी है। अगर उसकी वर्थ ज्यादा हो, मतलब अगर उस प्रोजेक्ट का जो एनपीवी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, प्रोजेक्ट क्या होगा, एक्सेप्ट। और अगर उसकी एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, माइनस में है तो वो क्या होगा, रिजेक्ट। तो ये बेस प्रोवाइड करता है कि हमें कब प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है, कब रिजेक्ट करना है। उसके लिए हमें देखना पड़ता है कि हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है और उसके ऊपर हमें रिटर्न कितना हो रहा है। तो ये होता है आपका
कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल के सोर्सेज की बात कर रहे हैं। तो यहां पर जो सोर्सेज है मैंने बताया था शॉर्ट टर्म इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि शॉर्ट टर्म सोर्सेज होते हैं इन्वॉल्व कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, नहीं, ये लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं। तो कौन कौन सी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे आपके जो सोर्सेज, पहला है आपका प्रेफरेंस शेयर्स, दूसरे हैं आपका डिवेंचर्स, और तीसरा है आपका रिटेन्ड अर्निंग, सॉरी इक्विटीज, इक्विटी शेयर कैपिटल, फोर्थ वन इज योर रिटेन्ड अर्निंग। जो प्रेफरेंस शेयर है इसकी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस हम मेजर करेंगे और उसको डिफाइन करेंगे किससे, केपी से। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर को हम लोग क्या करेंगे, शो करेंगे कॉस्ट ऑफ डेप्ट, इसे हम कॉस्ट ऑफ डेप्ट भी बोलते हैं, इसको हम केडी से स्पेसिफाई करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इसको हम लोग स्पेसिफाई करते हैं विद के ई। और रिटेन्ड अर्निंग को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, इसको हम स्पेसिफाई करेंगे किससे, के आर से। ठीक है, अब एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, आप लोग बोलोगे मैडम जी जो ये प्रेफरेंस शेयर है इसकी जो कॉस्ट होगी वो तो डिविडेंड होगी, हमने मान लिया। फिर आप बोलोगे मैम डिवेंचर की इंटरेस्ट होगी कॉस्ट, वो भी मान लिया, इक्विटी की डिविडेंड होगी ये भी मान लिया। ठीक, तो ये हमारी क्या होगी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगी। मैम बिल्कुल, जो कॉस्ट हम बाहर से फंड रेज करने के लिए पे करते हैं वो हमारी क्या होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। पर मैम रिटेन्ड अर्निंग की क्या कॉस्ट, कुछ भी कॉस्ट नहीं होगी, वो तो फर्म का पैसा था और फर्म में हमने लगा दिया, उस पे हमें कोई कॉस्ट थोड़ी ना देनी है। आप ये पूछोगे, बात भी सही है, पर नहीं बच्चे, ऐसा नहीं होता। ये जो फर्म का पैसा है वो फर्म का नहीं है, वो प्रॉफिट है जो हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। किसको, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगर हम ये पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते तो क्या वो इस पैसे से जो ये डिविडेंड आता उनका और इस डिविडेंड को कहीं और इन्वेस्ट ना करते। अगर उनको हम डिस्ट्रीब्यूट अगर कर देते, मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूट कर देते हम लोग रिटेन्ड अर्निंग के मनी को, रिटेन्ड मनी को, तो वो क्या करते, शेयर होल्डर्स इस पैसे को इन्वेस्ट करते अदर प्रोजेक्ट में, और वहां से क्या मिलता उनको, रिटर्न। लेकिन अब ये कंपनी ने बांटा ही नहीं, उस पैसे को क्या किया, जितना टोटल अमाउंट बचा था इंटरेस्ट और डिविडेंड देने के बाद उसके दो हिस्से कर लिए, एक हिस्सा एज अ डिविडेंड दे दिया जो इक्विटी शेयर होल्डर्स थे, इनका एक हिस्सा, दो हिस्से कर लिए, एक हिस्सा दे दिया एज ए डिविडेंड और दूसरा हिस्सा क्या रख लिया, एज अ रिटेन्ड अर्निंग। मान लीजिए 1 लाख रुपए तो एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और 50,000 रुपए एज रिटेन्ड अर्निंग पास रख लिया और उनको किसी और प्रोजेक्ट में लगा दिया। तो जहां 1.5 लाख रुपए में से डिविडेंड मिलना था तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा शेयर मिलता। अब क्या किया, 1 लाख तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज ए डिविडेंड और 50,000 रख लिया और उस पैसे को क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया फर्म ने अपने लिए। अगर वो डिस्ट्रीब्यूट होता तो क्या करते, ये कहीं और लगाते इक्विटी शेयर होल्डर्स अपने पैसे को, उनको रिटर्न मिलती, उनकी रिटर्न बढ़ती, उनका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो जाता। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, अब कंपनी ने अपने बेनिफिट के लिए इसको लगा लिया।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। इसकी जो कॉस्ट है वो क्या कहलाती है आपकी, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, और इसमें इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। कौन सी होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इसको बोलते हैं। अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ी होगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। यही होती है ना कि जो एक अलग अलग अल्टरनेटिव के लिए, जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी छोड़ने के लिए जो हम कॉस्ट जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहां पर अपॉर्चुनिटी थी इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास, वो चाहते ये पूरा, अगर उनको 1.5 लाख में से डिविडेंड मिलता तो उनका क्या होता, उनका डिविडेंड बढ़ जाता और वो उस बढ़े हुए डिविडेंड को किसी और प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते और वहां से रिटर्न अर्न करते। लेकिन क्या हो गया, ड्यू टू रिटेन अर्निंग ये क्या हो गया, ये चांस उनसे मिस हो गया। तो इसके अंदर जो कॉस्ट आती है वो पे की जाती है किसकी फॉर्म में, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग की फॉर्म में, और इसके अंदर जो कॉस्ट होती है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, और उसे इम्प्लिसिट कॉस्ट भी कहते हैं। क्लियर, ओके। अब बात करते हैं डिटेल में कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कैसे। तो स्टार्ट कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स आप सभी, आपको पता ही होगा प्रेफरेंस शेयर दो तरह के होते हैं, एक होता है आपके रिडीमेबल और एक होते हैं आपके इररिडीमेबल। तो सबसे पहले बात करते हैं इररिडीमेबल की। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, जिनकी मैच्योरिटी नोन नहीं होती, मैच्योरिटी नॉट नोन। वो तभी मैच्योर होते हैं जब कंपनी क्या हो जाती है, वाइंड अप हो जाती है, उन्हें हम बोलते हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो इसमें जो हम आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस निकालते हैं उसका फॉर्मूला है केपी इज इक्वल टू, तो आप लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या देते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट के बदले में डिविडेंड। तो डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100, इनसे हमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं होता, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये एट पार हो तो नेट प्रोसीड उतनी ही रहती है, अगर एट डिस्काउंट है तो नेट प्रोसीड में से क्या हो जाता है, आपका डिस्काउंट माइनस हो जाता है, और अगर वहां प्रीमियम से हो तो आपका जो है नेट प्रोसीड में प्रीमियम प्लस हो जाता है। इस तरीके से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैलकुलेट होती है, किसकी, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की। अब हम बात करते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब क्या होते हैं मैम रिडीमेबल, आप सभी को पता भी होगा, जिनकी मैच्योरिटी पीरियड जिनका नॉन होता है उसे हम बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इसके लिए थोड़ा सा अलग फार्मूला है, कैसे, केपी इज इक्वल टू आपका डिविडेंड प्लस 1/n इंटू आरवी रिडीमेबल वैल्यू माइनस एनपी डिवाइड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द फॉर्मूला, इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये था आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। और ये अब डिस्कस करते हैं कॉस्ट ऑफ डेब्ट। ऐसे ही है कॉस्ट ऑफ डेब्ट भी, कॉस्ट ऑफ डेब्ट ये भी ऐसी होती है इरिडीमेबल और एक होती है आपकी रिडीमेबल।
इरिडीमेबल क्या होता है? जिसका वही मैच्योरिटी पीरियड नोन नहीं होता। और रिडीमेबल क्या होती है? जिसका मैच्योरिटी पीरियड नोन होता है। ठीक, एक चीज और, इसमें हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। कॉस्ट ऑफ डेब्ट जो होती है वो क्या होता है? ये हमारी टैक्स बेनिफिट देती है, टैक्स बेनिफिशियल। ये हमेशा याद रखना, इस पॉइंट को कभी मत भूलना। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या टैक्स बेनिफिशियरी है? यस, नो या नन ऑफ दीज। तो ऑब्वियसली बात है यस, कॉस्ट ऑफ डेब्ट जो होती है आपकी टैक्स बेनिफिशियरी होती है। ठीक है, उसके बाद आपका इसका फॉर्मूला क्या होता है? इरिडीमेबल का जो फॉर्मूला होता है KD इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन NP। वहां क्या था? डिविडेंड था, यहाँ क्या हो गया? इंटरेस्ट अपॉन NP इंटू 100 1 माइनस T, मतलब टैक्स रेट। क्योंकि क्या होती है? इट्स टैक्स बेनिफिशियरी। अगर टैक्स रेट क्वेश्चन में गिवन है तो 1 माइनस T आएगा, अगर नहीं है तो नहीं आएगा। फिर रिडीमेबल में क्या होता है? रिडीमेबल का फॉर्मूला क्या होगा? वही आपका, वहां D था, यहाँ इंटरेस्ट अपॉन 1, इंटरेस्ट प्लस 1 अपॉन N इंटू RV माइनस NP डिवाइडेड बाय RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ डेब्ट। इन दोनों फॉर्मूलों को यूज करके हम लोग रिडीमेबल की वैल्यू भी निकाल लेंगे और इरिडीमेबल की वैल्यू निकाल लेंगे। बस एक चीज ध्यान रखनी है, कॉस्ट ऑफ रेफरेंस जो होती है वो टैक्स बेनिफिशियरी नहीं होती, ये टैक्स बेनिफिशियरी होती है। बाकी सब चीजें सेम है, वहां पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, यहाँ पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। वहां पर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस में क्या होता है? प्रॉफिट हो तभी डिविडेंड देना होता है, लेकिन इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ डेब्ट में क्या होता है? इंटरेस्ट चाहे कंपनी को लॉस हो चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो, उसको इंटरेस्ट देना ही देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसके 3 मेथड है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के 3 मेथड हम लोग पढ़ेंगे। एक है डिविडेंड प्राइस अप्रोच, एक है आपके डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच, और थर्ड वन इज अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इसको हम लोग स्पेसिफाई करते हैं किससे? KE से। ये कब दिया जाता है? आफ्टर द पेमेंट ऑफ debt and preference। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? वेरी करता है रेट ऑफ रिटर्न पर, रेट ऑफ रिटर्न सॉरी वेरी करता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर। जो अवेलेबल ऑपरेटिंग प्रॉफिट रह गया है किसको पेमेंट करने के बाद? डेब्ट को पे करने के बाद और प्रेफरेंस को पे करने के बाद, उसके ऊपर। तो कई बार ज्यादा हो, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा बच जाए तो क्या होगा? ज्यादा मिल जाएगा डिविडेंड, कम मिले तो कम मिलेगा। अब इसके 3 वो है मेथड है। पहला है डिविडेंड प्राइस अप्रोच। डिविडेंड प्राइस अप्रोच का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका सबसे पहले समझा देती हूँ कि बट डिविडेंड प्राइस अप्रोच है क्या, फिर बताती हूँ फॉर्मूला। डिविडेंड प्राइस अप्रोच का मतलब होता है कि जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसको? डिविडेंड पर शेयर, किसके ऊपर? मार्केट वैल्यू ऑफ पर शेयर, कंपनीज मार्केट वैल्यू पर शेयर, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिविडेंड प्राइस अप्रोच। इसके अंदर इसका फॉर्मूला भी क्या होगा? KE इज इक्वल टू DPS, डिविडेंड पर शेयर ऑन मार्केट प्राइस पर शेयर, किसका? फर्म का, इंटू 100। तो ये होता है आपका डिविडेंड प्राइस अप्रोच। अब दूसरी बात करते हैं डिविडेंड प्राइस
प्लस ग्रोथ अप्रोच। प्लस ग्रोथ अप्रोच। आज थोड़ा गला खराब है, प्लीज डोंट माइंड। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा गला खराब है बस। डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच का मतलब है कि यहां पर वो चाहते तो है कि डिविडेंड मिले रेगुलरली पर शेयर ऑन मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ फर्म, बट साथ में क्या चाहते हैं, हर ईयर ग्रोथ हो उसके अंदर। तो यहाँ फॉर्मूला वही होगा कि सेम डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100 प्लस ग्रोथ। जो आपकी ग्रोथ रेट होगी वो प्लस होती जाएगी। उसके बाद है आपका नेक्स्ट फार्मूला, आपका अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच। अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच, इसको यहीं पे करा देते हैं। थर्ड है आपका अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच। ये भी क्या के का फॉर्मूला है। यहां पर क्या होगा, डीपीएस की जगह क्या आ जाएगा, ईपीएस अर्निंग पर शेयर अपॉन एमपी मार्केट प्राइस इनटू 100। तो ये तीन मेथड है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के। सॉरी, तीनों ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये इसके सोर्सेस थे। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस, क्या फायदे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर पूरे लेक्चर से हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैक्स मिनिमम रिटर्न है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंटरेस्ट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिविडेंड है। तो क्यों है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये सबसे पहले ये हेल्पफुल है डिसाइड करने में, टेकिंग में एक कैपिटल बस्टिंग डिसीजन लेने में। ये हेल्प करता है हमें डिसाइड करने में कि कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करे कौन सा नहीं करे। वो किस बिहाफ पर होगा, आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेस पे, जिसे हम एनपीवी बोलते हैं। अगर वो पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट सिलेक्टेड, और अगर आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू माइनस में आ रहा है तो वो क्या होगा, आपका रिजेक्ट। तो अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल ना हो तो कैपिटल बस्टिंग को डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाए। फर्म ये ना सोच पाए कि मैं प्रोजेक्ट 1 में लगाऊं या प्रोजेक्ट 2 में इन्वेस्ट करूं या प्रोजेक्ट 3 में इन्वेस्ट करूं। तो वो तीनों चीजें जो होती है उनका आपस में कंपैरेटिव एनालिसिस करने के बाद फर्म डिसाइड करती है कि हमें किस प्रोजेक्ट में लगाना है, किस प्रोजेक्ट में जिसका एनपीवी सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, उसमें क्या करेगी फर्म, इन्वेस्ट करेगी। और अगर फर्म ने एनपीवी नेगेटिव में है तो उसको क्या कर देंगे, हम रिजेक्ट कर देंगे। हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू देखनी होती है। दूसरा, हेल्पफुल इन कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। ये हेल्पफुल होता है डिसाइड करने में हमें किस सोर्स से फंड रेज करना है, किससे नहीं। हमें डिवेंचर से फंड रेज करना है तो उसकी कॉस्ट ऑफ डेप्ट क्या होगी, तो ये इसी से पता लगती है। किससे, हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालते। ठीक है, हमें प्रेफरेंस से पैसा रेज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकाल लेते हैं। और अगर हमें इक्विटी से निकालना है तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लेंगे। और अगर आप सोचो नहीं जी मेरे को तो रिटेन्ड अर्निंग से करना है तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग निकालेंगे। जिसकी कॉस्ट मिनिमम आएगी और रिटर्न मैक्सिमम आएगा उसी सोर्स से क्या करेंगे, हम लोग फंड रेज कर लेंगे। उसी के बिहाफ पर हम अपने जो है अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे कि हमें डेब्ट इक्विटी का रेशियो लेना है या हमें प्रेफरेंस इक्विटी का रेशियो लेना है या हमें सिर्फ इक्विटी से करना है या हमें सिर्फ रिटेन अर्निंग से करना है। ये सब जो है इसके लिए जो कंपैरेटिव एनालिसिस होगा वो करने में कौन हेल्पफुल है, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा असेंशियल है
हेल्पफुल है इन टेकिंग कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, इट इज हेल्पफुल इन कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, एंड द थर्ड वन इज हेल्पफुल इन डिसाइडिंग द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। अभी मैंने बताया जब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हर एक सोर्स की कॉस्ट अलग से निकाल लेंगे, तो एक ऑप्टिमल, एक आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करने में हमें हेल्प होगी। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बिना हम एक ऑप्टिमल, एक आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर भी डिजाइन नहीं कर सकते। ये हेल्पफुल है किसमें, इन डिजाइनिंग ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। एंड द लास्ट वन इज हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल एफिशिएंसी ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ही हमें पता लगता है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है टॉप मैनेजमेंट की, कि वो, क्योंकि अब ये देखेंगे कि उनकी कैपेसिटी है या नहीं कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बियर करने की, तो उनकी फाइनेंशियल पोजीशन एक्चुअली हमें पता लगती है किससे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने से। वेरियस सोर्सेज का कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे और कंपनी की एक्चुअल एफिशिएंसी का पता करेंगे। ठीक है, तो आज मैंने आपको बताया कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्चुअल में है क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के सोर्सेज कौन कौन से हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के सोर्सेज में कौन कौन सी कॉस्ट होती है उनकी, और आपके कौन कौन से फॉर्मूलाज है आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल के सोर्सेज के, और लास्ट में हमने डिस्कस किया इंपॉर्टेंस कहो या सिग्निफिकेंस कहो आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में। अगले लेक्चर में मैं आपका CAPM मॉडल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, इस सारे टॉपिक कवर करूंगी। तो मिलते हैं कल। ओके, बाय।